प्रश्न 1। निम्नलिखित संख्याओं का मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 1 है 170, 238। तो 170 और 238 का मसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मसा मतलब क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 170 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? यानी 170 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो देखिए, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 2 से 170 विभाजित हो जाएगा, तो 2 से लगा देंगे। तो 2 8 16, 2 5 10, यानी 85 बार में 85 दूना कितना होता है? 170। अब 85 को लगाएंगे, तो 85 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 17 5 85। तो अभाज्य संख्या से हम इसको भाग दे करके इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे 238 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 क्या है? 17 अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब हम 238 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 18 हो गया, 2 नंबर 18, यानी 119 बार में कट जाएगा 2 से 238। अब 119 को लगाएंगे, तो 119 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से ये लग जाएगा। 7 गुना 1 7, 7 सते 49। तो देखिए, 7 गुना 1 7, 11 है, तो 4 इधर जाएगा, 49 हो गया। तो 7 सते 49, यानी 17 सते 119। 7 से 119 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा आगे। तो अब हम लिखेंगे 170 बराबर कितना आ गया? 170 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 5 गुना 17, कॉमा देंगे यहाँ पे। तो देखिए, 170 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 5 गुना 17। ठीक है, ये तीनों को गुना कर देंगे तो 170 आ जाएगा। अब 238 को लिख लेते हैं। तो 238 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7 गुना 17, 2 गुना 7 गुना 17, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 170 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 17, और 238 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 7 गुना 17। क्या निकालना है? मसा। तो लिखेंगे मसा बराबर हो जाएगा, तो 170 और 238 का मसा क्या हो जाएगा? देखिए, 170 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है, और 238 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। ठीक है, ये दोनों देखिए मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 देखिए, इस 238 का भी गुणनखंड है और 170 का भी गुणनखंड है, तो 2 निकाल लिए यहाँ पे। दोनों में 2 है, इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, और 170 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, तो 2 को हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, 17 दोनों में मिल रहा है, ये जो 17 है ये दोनों में मिल रहा है। 17 170 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 238 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, यानी 17 दोनों का गुणनखंड है, तो 17 को लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 17 कितना हो गया? 34, यानी 170 और 238 का मासा क्या हो गया? 34,
यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 34। किसका? 170 और 238 का। तो इस तरह से अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मास्क ज्ञात करेंगे। प्रश्न दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है 272, 425। 272, 425। तो ये दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 272 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो 2 से देखिए कट रहा है 272। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 1 इधर गया 12 हो गया, तो 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 1 इधर गया 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहा है, 17 दूना 34। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब आगे हम नहीं लगाएंगे। 272 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब 425 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 425 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 25 8 40, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से लगेगा, 17 5 85। ठीक है, 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब नहीं लगेगा आगे। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 272 बराबर, तो 272 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। 425 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 17। 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे मसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे मसा बराबर, अब देखिए 272 के अभाज्य गुणनखंड में भी 17 आ रहा है, देखिए, और 425 के अभाज्य गुणनखंड में भी 17 है, यानी 17 दोनों का गुणनखंड है। 17 से दोनों कट रहा है, तो मसा हो जाएगा 17। और कुछ नहीं मिल रहा है। 5 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो बस 17 ये दोनों का जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, यानी दोनों में जो है उसी को लिखेंगे। तो 272 और 425 का मसा हो गया 17। तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है 615, 1599। तो 615 और 1599 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 615 का मसा ज्ञात करेंगे। ये 615 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है,
तो 615 किससे लगेगा? देखिए 2 से ये नहीं लगेगा, 2 से नहीं कटेगा 615, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 205 आ गया, तो 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 चौक 20, 5 गुना 1 5। 41 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब आगे नहीं लगेगा। अब हम 1599 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो 3 से 1599 को भाग देने पे कितना आ गया? 533। अब 533 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। तो 13 चौके 52, एक इधर गया, 13 हो गया, 13 गुना 1 13। 41 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब आगे नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 615 बराबर, तो 615 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 गुना 41। 3 गुना 5 गुना 41। उसके बाद 1599 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 13 गुना 41। 3 गुना 13 गुना 41। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकालना है? मस। तो यहाँ पे लिखेंगे मस बराबर, अब देखिए 615 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 5 है और 41 है। 3 गुना 5 गुना 41। और 1599 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 13 गुना 41। तो कौन मिल रहा है? देखिए 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 दोनों में है और 41 भी दोनों में है, यानी 3 615 और 1599 का गुणनखंड है और 41 भी दोनों का गुणनखंड है। तो दोनों में 3 है, दोनों के गुणनखंड में 3 है, तो 3 लिख देंगे। और दोनों के गुणनखंड में 41 है, देखिए, तो 41 लिख देंगे, यानी 3 गुना 41। 5 नहीं है दोनों में, 13 भी नहीं है दोनों में, तो उसको नहीं लिखेंगे। जो मिल रहा है दोनों में उसी को लिखेंगे। तो 3 गुना 41 कितना हो जाएगा? 123। यानी 615 और 1599 का मासा क्या हो जाएगा? 123। तो 615 और 1599 का महत्तम समापवर्तक होगा 123। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मासा ज्ञात करेंगे।